मैं हनुमान साय कुमार, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, वे पार्ट सेकंड के हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल के बारे में आज हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा पूर्व में भी हमने कहा है कि रीतिकाल का युग विलासिता का युग था और कवि मूलतः दरबारी वातावरण में रहते थे और उनके जो आश्रित दाता हैं उनकी वासना को भड़काने वाला साहित्य वो रच रहे थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत युग में कला एवं साहित्य दोनों राज दरबारों की नर्तकी मात्र बन के रह गए थे। इन्हें अपने आश्रयदाता के संकेत पर जैसा कैसा विलासता एवं श्रृंगारिकता की भावनाओं को प्रसय देने वाला नृत्य करना पड़ता था। उदात्तता न होकर केवल वासनाओं को जगाने वाली कुत्सित प्रवृत्ति और उत्तेजक भंगिमाएँ थी। अतः प्रस्तुत युग में वासनात्मक घटना दिख है, सृजनात्मकता, मौलिकता एवं प्राणवत्ता केवल नाम मात्र की है। मासलता तथा अश्लीलता का एक उदाहरण देखिए। एक ही संग दुही रपट पड़े सखी, ये भय ऊपर हों वही नीचे। दूसरी ओर प्राय कवि अपनी हीनता को आचार्यत्व की आड़ में छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे। आचार्य बनने की आकांक्षा हमारे विचार से कवियों के मन में व्याप्त असंतोष की प्रतिक्रिया का ही फल थी। विशुद्ध काव्य क्षेत्र में इन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिल नहीं रहा था। इसलिए आचार्य की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इस दृष्टि से कवियों ने अपनी प्रतिभा और पांडित्य का परिचय देने का प्रयत्न तो किया, किंतु प्रतिभा का नहीं बल्कि कोरे पांडित्य का ही ये लोग अधिक प्रदर्शन कर सके। इस काल का साहित्य लड़खड़ाती सामंती परंपराओं को बलात् ढोने वाले समाज का ही दर्पण और प्रतिबिंब है। सामान्य जनजीवन की दृष्टि से इस युग के साहित्य का रुख नकारात्मक ही रहा है। अतः उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति पर प्रकाश डालेंगे। प्रथम प्रवृत्ति है रीति का निरूपण। जैसा रीतिकाल की पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए मैंने बताया था कि इस युग की जो मूल प्रवृत्ति है वो रीति है और दूसरी है श्रृंगार। तो रीति का निरूपण इन सभी कवियों ने किया है। रीति हिंदी में एक काव्य रचने की प्रणाली है, मार्ग है, जिसमें कवि काव्यांगों की चर्चा करते थे, उनके लक्षण लिखते थे या उनको ध्यान में रखते हुए काव्य रचना करते थे। तो रीति परकता इस युग की प्रमुख विशेषता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को रीति का नाम दिया है। यद्यपि रीति बाह्य विधायक तत्व है, मूल जो तत्व है वो इस युग में श्रृंगार रस है या श्रृंगारिकता है। लेकिन रीति हिंदी में यहाँ एक व्यापक शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें
सभी इसमें जितने भी काव्य तत्व है उन सबका इसमें निरूपण किया जाता है। इसलिए एक तरह की मार्ग या प्रणाली के रूप में रीति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी कवियों ने रीति विषयक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें केशव का कवि प्रिया जो 1591 में लिखा गया है, जो अलंकार पर आधारित है, और उनकी रसिक प्रिया जो 1601 में लिखी गई रचना है, और इसमें रस पर प्रकाश डाला गया है। केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर श्याम सुंदर दास चिंतामणि को नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को हिंदी का प्रथम रीति विषयक कवि मानते हैं। उनका कविकुल कल्पतरु नामक रचना जो रस पर आधारित है, वहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं। और भी है भूषण की शिवराज भूषण चतुरसाल दशक और सिया बावनी जैसे काव्य तत्व पर आधारित ग्रंथ हैं। बहुत सभी कवियों ने रीति विषयक ग्रंथ लिखे हैं। इसलिए ये जो विशेषता है, ये सभी विशेषताओं में मुखर विशेषता के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि रीति विषयक जो ग्रंथ लिखे हैं वो सभी कवियों ने लिखे हैं। दूसरी जो इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है वह है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता या श्रृंगार रस का वर्णन इन सभी कवियों ने किया है। इसमें नायिका के नक्श का वर्णन किया है, और इस वर्णन में तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कलमी तोड़ दी। श्रृंगार रस को रीतिकाल का प्रतिपाद्य या उद्देश्य कहा जा सकता है। श्रृंगार रस का वर्णन सभी कवियों ने किया है, क्योंकि ये सारे कवि दरबार में रहते थे, सामंती दरबार में रहते थे, और वह युग विलासिता का युग था, और मूलतः वासनात्मक और भोगपूर्वक उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ये कवि उनके दरबार में रहकर वो नायिका के नक्श जो सौंदर्य है उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे। इसलिए श्रृंगार रस रीतिकाल का प्रतिपाद्य या काम है। जब पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार रस के अधिकता के कारण इस युग का नाम श्रृंगार काल कहा, तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दवी जवान में उनके नाम को स्वीकृति दी थी, और ये कहा कि श्रृंगार रस या वीर रस की दृष्टि से अगर कोई इस काल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, लेकिन श्रृंगार वर्णन में जिस तरह का मर्यादित वर्णन होना चाहिए था, शुद्ध वर्णन होना चाहिए था, वो इस युग में नहीं हुआ। अतः केवल आशादाता को रिझाने के लिए श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे थे, ये उनकी मूल प्रवृत्ति नहीं है। फिर भी चाहे जैसा भी हो, इन्होंने श्रृंगार वर्णन का बड़ी स्वाभाविकता के साथ और स्पष्टता के साथ उसका वर्णन किया है। एक दो उदाहरण है उस श्रृंगार रस के बारे में। कवि हेमंत ने कहा, का करो वैकुंठ ले कलप वृक्ष की छा, हेमंत डाक सुहावनो जो प्रीतम गलवा। यही नहीं, कवि चिंतामणि और बिहारी के दो उदाहरण हैं जो श्रृंगार रस के सहयोग पक्ष की स्वाभाविकता का वर्णन करते हैं। बिहारी कहे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे देन कहे नट जाए। दूसरा उदाहरण है, अंग अंग नग जगत मगत दीप सिकासी दे, देव बढ़ारो ई रहे बड़े उजारो के। तो सौंदर्य का जो स्वाभाविक वर्णन है वो देखते ही बनता है इस उदाहरण में। यद्यपि
वियोग पक्ष में इन कवियों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी संयोग पक्ष में मिली है। वियोग पक्ष में अतिशयोक्तिपूर्ण इन्होंने वर्णन कर दिया जो कहीं पाठक को अखरता है। जैसे इत आवत चल जात उत 6-7 हाथ, इत आवत चल जात उत चली 6-7 हाथ, चंडी हिंडोरे पर रहे, चंडी हिंडोरे सी रहे, लगी उस आसन साथ। तो यहाँ उसकी जो विरह दशा है नायिका की, उसका वर्णन किया है। जैसे वो झूले पे बैठी हुई हो और जब श्वास ले रही है तो ऐसा लगता है जैसे 6-7 हाथ ऊपर को चली जाती है, लेकिन जब छोड़ती है तो नीचे को आ जाती है। तो यहाँ वियोग वर्णन में वात्मकता है, अर्थात वह अखरने वाला है। दूसरी जो विशेषता है, वो अगली जो विशेषता है वह है अलंकारों के प्रति रुझान। मिश्र बंधुओं ने इनकी अलंकरण प्रति कारण इस युग को अलंकृत काल कहा है, और ये सभी कवि अलंकारों के प्रति अत्यधिक इनका रुझान रहा है, और इन्होंने अलंकारों को अपनी कविता में उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। इन्होंने कविता कहानी को अलंकारों से सजाया है। कवि बिहारी का काव्य जीता जागता उदाहरण है। केशव की अलंकार प्रेता कारण उन्हें चमत्कारवादी, मुक्ति वैचित्र और अलंकारवादी कहा जाने लगा है। केशवदास को अलंकार बहुत प्रिय थे। उन्होंने उनके अलंकारों के उसके बारे में कहा, जदवी सुजाति सुलक्षणी, जदवी सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण भिन्न विराजई, कविता वनिता मीत। उन्होंने कहा कि हे मित्र, कविता और वनिता स्त्री बिना आभूषणों के सुसज्जित नहीं हो सकती। यद्यपि वह स्त्री अच्छी जाति की है, अच्छे गुण वाली है, सुंदर गुण वाली है और उसके अंगों में सुडौलता है, लेकिन बिना आभूषण के उसकी सुंदरता सुशोभित नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती। अतः इस स्तर पर अलंकार प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने इतना अधिक बल पकड़ा कि कविता के भाव और आंतरिक सौंदर्य प्राय दब कर रह गए। अगली जो प्रवृत्ति है वह है आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस युग में प्राय सभी कवि आचार्य बनने की दौड़ में थे। वो अपने आप को संस्कृत आचार्यों की तरह आचार्य मानते थे। वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्यांगों पर ग्रंथ लिखने लगे। इन ग्रंथों में मौलिकता का सर्वथा अभाव था और एक प्रकार से वे खाना पूर्ति कर रहे थे। हाँ, इतना अवश्य है कि हिंदी में काव्य शास्त्र परंपरा की शुरुआत रीतिकाल के इन कवियों से ही होती है। आचार्य पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत अवलोकनीय है। उन्होंने कहा, आचार्यत्व और कवित्व के मिश्रण ने भी ऐसी खिचड़ी पकाई जो स्वादिष्ट होकर भी हितकर न हुई। आचार्यत्व में संस्कृत की बहुत कुछ नकल की गई और वह भी एकांगी। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का भी आचार्यत्व पर मत द्रष्टव्य है। वे कहते हैं, इन हिंदी लक्षणकारों का रीति ग्रंथकारों के सामने कोई वास्तविक काव्य शास्त्रीय समस्या नहीं थी। इनका उद्देश्य विद्वानों के लिए काव्य शास्त्र के ग्रंथों का निर्माण नहीं था, वरन कवियों और साहित्यकारों को काव्य शास्त्र के विषय से परिचित करवाना मात्र था। इसलिए सही मायने में आचार्य बन नहीं सके, ये केवल कवि ही बने रहे। आज रीतिकाल की प्रमुख 4 प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। रीति निपुण, श्रृंगारिकता, अलंकारों के प्रति रुझान और आचार्य
प्रदर्शन। आगे हम शेष प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।